अब हम बात करेंगे, अगला है शलाका यंत्र, जिनकी संख्या हमने कैसे याद की थी, शलाका के क्या से हमें 28 याद रखना है। यहाँ पे भी अगर मैं संख्या की बात करूँ तो वो भले ही 28 है, लेकिन प्रकार यहाँ पे भी कितने हैं, 12। प्रकार यहाँ पे भी कितने हैं, 12। अब देखो, सबसे पहला है गंडूपद। सबसे पहला है गंडूपद। गंडू मतलब होता है केंचुआ। जो यंत्र केंचुए का जैसा, केंचुआ कैसा होता है, लंबा और पतला, ऐसा दिख रहा है। गंडूपद के जैसा जो यंत्र होगा उसे हम बोलते हैं गंडूपद यंत्र, जिसे हम मॉडर्न में बोलते हैं प्रोब। और ये क्या काम करता है, प्रोबिंग का काम करता है। क्लियर। गंडूपद की संख्या है 2 और ये केचुए जैसा दिखता है। केचुए जैसा है तो छोटी ट्रैक्ट्स में इजीली जा सकता है, तो ट्रैक्ट की फाइंडिंग करने के लिए काम आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोबिंग करना। क्लियर। दूसरा है सर्पफण। दूसरा है सर्पफण। कोबरा सांप देखा है सबने, उसका फण कैसा होता है, ऐसा ऐसा। और जो रिट्रैक्टर्स होते हैं, लैंगर बैंक हो गया या कोई भी जो रिट्रैक्टर्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं आगे से। और जैसे ये 2 रिट्रैक्टर्स हैं, हमने यहाँ साइज की इंसाइज की, वहाँ पे ऐसे लगा के उसको फैलाने का काम करेंगे, ऐसे। तो जो रिट्रैक्टर्स हैं, देखो डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। दिस इज रिट्रैक्टर। दिखने में लग रहा है ना सांप के फन का जैसा। अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूँ तो ये कैसा दिखेगा, ऐसे सांप के फन के जैसा। तो ये क्या है, रिट्रैक्टर। और ये क्या होता है, सर्प फण वाली कैटेगरी में आएंगे, और इनकी संख्या भी 2 होती है। और ये क्या काम करते हैं, रिट्रैक्शन या रिट्रैक्शन का या व्यूहन का काम करते हैं। ठीक है। अब है सरपुंख। सरपुंख जो होती है, इनकी संख्या भी 2 होती है, और ये किसका काम करते हैं, चालन का काम करते हैं। ये व्यूहन का काम करते हैं, ये ऐषण का काम करते हैं। ठीक है। आयुर्वेद में हमें याद रखना है, तो गंडूपद क्या करता है, ऐषण करता है। सर्पफण क्या करता है, व्यूहन। व्यूहन मतलब होता है रिट्रैक्शन। तो आपको समझ में आ रहा है, जो जो इंसाइज वाली स्किन है उसमें इस तरीके से रिट्रैक्टर्स को फंसा के ऐसे ब्रॉड कर दिया जाता है एरिया को, तो वो क्या काम करता है, व्यूहन का काम करता है। और सर्पुंख क्या करता है, चालन का काम करता है। जो बडिश होता है वो आहरण का काम करता है। एक्सट्रैक्शन मीन्स आहरण। बडिश जो है वो काय का काम करेगा, आहरण का काम करेगा। अब हम श्लोक में देखते हैं। गंडूपद पहला है, सर्पफण दूसरा है, सर्पुंख तीसरा है, और बडिशमुख चौथा है। काम क्या करते हैं, ऐषण, व्यूहन, चालन और आहरण। क्लियर। चारों की संख्या 2-2 होती है, दवे दवे। चारों की संख्या क्या होती है, 2-2 होती है। अब उसके बाद पांचवा है मसूर दल मात्रमुखी। पांचवा क्या होता है, मसूर दाल मात्रमुखी। इसकी संख्या भी है 2। कैसे याद रखेंगे, मसूर की दाल टूटी तो उसके कितने, ये एक मसूर की दाल थी, ये टूटी तो इसके कितने दल बने, 2 दल बने। दल मतलब 2 पार्ट। जब हम दाल खाते हैं, दल से ही वर्ड बना है दाल। दाल कैसी होती है, 2 टुकड़ों में टूटी हुई दाल होती है। तो मसूर दल मात्रमुखी, ये मसूर की दाल थी, इसको 2 भागों में टूटा, तो एक दल इसका ऐसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसका एक दल कुछ ऐसा दिखेगा। तो मसूर के दल के जैसा जो दिखेगा वो है मसूर दल मात्रमुखी, और वो लगभग कैसा दिखता है, ऐसा। मसूर का दल कैसा दिखता है, ये नहीं दिख रहा। आधी मसूर की दाल काट दी हो, आधी मसूर की दाल ऊपर वाली हट गई हो, मसूर दल मात्रमुखी। अब ये भी क्या करता है, ये हमने ताल यंत्र में पढ़ा था। अगर ये पूरा एक स्कूप के जैसा है, जिसमें कोई छेद वगैरह ना हो, तो वो है ताल यंत्र। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें छेद होते हैं बीच में, वो होते हैं शलाका यंत्र। दिखेंगे ऐसे ही, लेकिन वो हो जाएंगे शलाका यंत्र। ठीक है। तो मसूर दल मात्र के जैसा होगा, संख्या उनकी भी होगी 2, और ये भी क्या करेगा, स्रोतों का शल्य को निकालने के काम करेगा। इसका भी काम क्या है, स्रोतों का शल्य आहरण का इसका काम है। अब छठा है कार्पस कृतोष्ण। ये छठे नंबर पे ही आ रहा है, और इसकी संख्या भी कितनी होती है, 6। कार्पस कृतोष्ण कितने होते हैं, 6। याद रखो, छठे नंबर पे कार्पस कृतोष्ण, उसकी संख्या भी है 6। कार्पस कृतोष्ण का मतलब है ईयरबड्स।
जो हम ईयर क्लीनिंग के लिए जो ईयरबड्स यूज़ करते हैं वो कार्पस कृतोष्ण होती है। दिस इज ये है कार्पस कृतोष्ण, ये आहरण है। ये है कार्पस कृतोष्ण जो है, जो हम क्लीन, अब हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, इससे कान साफ करते रहते हैं, पर आप मॉडर्न के जो भी हैं फॉरेन के डॉक्टर्स का, या जो बहुत ही जो मॉडर्नाइज हॉस्पिटल्स हैं आप उसमें देखेंगे तो वैक्सीनेशन से पहले जो क्लीनिंग होती है उसके लिए ईयरबड्स का यूज़ किया जाता है, छोटे बच्चों में या बड़ों में। क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्रीट लगा के, पहले जैसे यहाँ मुझे इंजेक्शन लगाना है तो मैं उससे एक पार्ट से उसको ऐसे क्लीन करूँगी, मैंने इंजेक्शन लगाया और उसका जो सेकंड पार्ट है उससे ऐसे दबा के रखते हैं। आपने देखा होगा वीडियोस में, वरना आप देख लेना। तो इसका यूज़ जो है वो किस में हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है प्रमार्जन में, मतलब साफ सफाई में इसका यूज़ हो रहा है। इसीलिए कार्पस कृतोष्ण शलाका की संख्या 6 है और उसका काम क्या है, प्रमार्जन। क्लियर। अब है द्रव्य आकृति खलमुखी। दरवी आकृति खलमुखी जो है, लगभग दरवी की आकृति, मतलब वही कटोरी जैसी आकृति की मिलेगी। आपने रसशास्त्र में दरवी सबने देखी होगी, कटोरी की जैसी होती है। दरवी की आकृति की जो दिखेगी वो द्रवी आकृति खलमुखी है। उसकी संख्या होती है 3 और वो शार लगाने के काम आती है। जैसे कोई एरिया है जहाँ हमें शार लगानी है, औषधि लगानी है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दरवी खल मात्रमुखी हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब है जामवदन और अंकुशवदन, दोनों की संख्या 3-3 होती है। जामवदन और अंकुशवदन दोनों की संख्या 3-3 होती है और दोनों ही अग्निकर्म करने के काम आते हैं। जब हम अग्निकर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि जामुन की गुठली से भी अग्निकर्म किया जा सकता है, या फिर गुठली से भी अग्निकर्म किया जा सकता है। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जामवदन और अंकुशवदन दोनों क्या काम कर रहे हैं, अग्निकर्म का काम कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद है नासा अर्बुदहरण। नासा में अगर कोई अर्बुद है उसको निकालने के लिए जो शलाका यूज़ की जाएगी, नासा अर्बुद को निकालने के लिए जो शलाका यूज़ की जाएगी वो है नासा अर्बुदहरण शलाका, जिसकी संख्या होती है 1। ये है हमारी अग्निकर्म शलाका और ये है आपकी मसूर दल मातृमुखी। दिख रहा है, यहाँ पे छेद है दोनों तरफ, मसूर दल मातृमुखी, जिसे हम मॉडर्न में बोलते हैं क्यूरेटर्स। चलो, अब इसके बाद है अंजन शलाका और मूत्र मार्ग विशोधन शलाका। ठीक है, कौन कौन सी है, अंजन शलाका और मूत्र मार्ग विशोधन शलाका। अब नासा अर्बुदहरण में आपको दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है पीजी, कोलास्ती दल मात्रमुखी। वो कैसा दिखता है, कोल मतलब बेर, अस्थि मतलब बेर की गुठली का दल, बेर की गुठली का आधा भाग, ये बेर है, ये बेर के अंदर की गुठली है, इसका भी जो आधा पार्ट है डैट इज कोलास्ती दल मात्रमुखी। तो जो अर्बुद, जो नासा अर्बुदहरण शलाका है वो कुछ ऐसी ही दिखेगी। ये उसका हैंडल है, ये इसका आगे का हिस्सा है। क्लियर। तो नासा अर्बुदहरण शलाका कैसी दिखी, कोलास्ती दल मात्रमुखी। अब अंजन शलाका कैसी दिखेगी, देखो, कलाय परिमंडल उभयतो मुकलार, मतलब जिसके दोनों तरफ मटर के दाने की जैसी संरचना है, जिसके दोनों तरफ कैसी है, ऐसे मटर के दाने की जैसी संरचना है, डैट इज अंजन शलाका। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रही है, दोनों तरफ कैसे है, मटर के दाने की जैसी संरचना है, तो ये कैसी हो गई, कलाय परिमंडल उभयतोमुख। हो गया। मूत्र मार्ग विशोधन शलाका, इसकी भी संख्या है 1 और ये कैसा दिखता है, मालती पुष्प वर्ता। ये तीनों ही पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मिक्स एंड मैच वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आ जाता है, एक तरफ आ जाता है नासा अर्बुदहरण, एक अंजन और मूत्रमार्ग विशोधन शलाका, और एक तरफ आ जाता है कोलास्ती कलाय परिमंडल और ये, और मिक्स एंड मैच करने में आ जाता है। तो तीनों बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नासा अर्बुदहरण में कोलास्ती दल मात्रमुखी है, अंजनार्थ में कलाय परिमंडल उभयतोमुख है, और मूत्र मार्ग विशोधन में मालती पुष्पवर्ताग है। क्लियर। चलो, ये सारे याद करने अच्छे से, ये हमारे कंप्लीट हुए शलाका यंत्र। अब जो उपयंत्र है उनकी संख्या कितनी होती है, 25। उपयंत्र क्या होते हैं, ऐसे सारे चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
फिर भी हमारे शरीर से शल्य निकालने का काम करते हैं, वो हो गए उपयंत्र। जैसे मेरे यहाँ चोट लगी, मेरे यहाँ लकड़ी का कुछ टुकड़ा फंस गया, फांस लग गई, और मेरे पास कोई भी प्लकर या फॉर्सेप नहीं था, मेरे पास संदन यंत्र नहीं था, बट मेरे पास नाखून है, तो मैंने नाखून से ऐसे पकड़ के उसे निकाल दिया। तो मेरे जो नाखून है वो है उपयंत्र। समझ में आया कैसे? चलो अब देखते हैं उपयंत्र 25 है। फर्स्ट है रज्जू। रज्जू मतलब क्या होता है? रोप। अगर पहले पहले के ज़माने में टॉर्निक्यूट्स नहीं होते थे तो लोग किसका यूज़ करते थे? टॉर्निक्यूट की जगह रस्सी, रस्सी को बांध के यूज़ करते थे, तो रज्जू। वेणी का मतलब थ्रेड, जो हम सुचरिंग में यूज़ करते हैं। पट्ट मतलब कपड़ा, बैंडेजिंग के लिए यूज़ करेंगे। चर्म मतलब लेदर, वो भी बैंडेजिंग में यूज़ आएगा। अंतरवल्कल, अंतरवल्कल जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर छाल है, जो ब्लैक वाला हिस्सा है, जब आप उसको खींच के निकालेंगे तो उसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो तो ब्लैक होगा, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट सी छाल होगी, जो एक या तो रेडिश होगी या वाइटिश होगी, जो अंतरवल्कल, जो उसके अंदर की तरफ की जो छाल है उसे हम बोलते हैं अंतरवल्कल। जो अंतरवल्कल है वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो बैंडेजिंग के भी काम आ जाती है। उसके जो थ्रेड्स हैं, उसके रेशे अगर निकाल लेंगे तो वो सुचरिंग के भी काम आ जाते हैं, और फ्रैक्चर में भी वो काम आ जाता है। फ्रैक्चर के पेशेंट को स्टेबलाइज करने में, बांधने में, उसमें भी वो काम आ जाता है। तो अंतरवल्कल। लता बैंडेजिंग में काम आ जाएगा। वस्त्र जो है, कपड़ा, दो तरीके से काम आ सकता है। एक तो पिचू की तरह काम आ सकता है कि मुझे यहाँ से कोई चीज़ काटी, उसके बाद मैंने क्या किया, एज अ गॉज कपड़े को रख दिया, उसके भी बैंडेजिंग में भी काम आ सकता है। तो वस्त्र के बहुत सारे, क्लीनिंग में भी काम आ जाएगा, पिचू की तरह भी काम आ जाएगा, और बैंडेजिंग में भी काम आ जाएगा। तो हो गया वस्त्र। फिर है स्टोन। अब स्टोन कैसे शल्य निकालेगा? देखो, पहले मैं बता रही हूँ कि पहले के टाइम पे जो शल्य होते थे, बाण, भाला, ऐसे टाइप के शल्य होते थे, वो जाके मान के चलो ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ठीक है, प्रिटेंड दिस इज रिब्स, और ये एक बाण का हिस्सा था, वो जाके यहाँ रिब्स में जाके इस तरीके से घुस गया। अब उसका ये भाग बाहर दिख रहा है, लेकिन ये इस तरीके से रिब्स में फंसा हुआ है। अब इसको मैं निकालने के लिए प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, लेकिन हाथ से नहीं खिंच रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्टोन का यूज़ करेंगे। तो मैं अगर मान के चलूँ दिस इज स्टोन, स्टोन है ये, तो क्या किया जाएगा? इसको ऐसे 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 इस तरीके से मार के, इसका जो यहाँ पे जो इसका जॉइंट है उसको मैं लूज़ करूँगी ऐसे, और उसके बाद जब इसके अटैचमेंट्स लूज़ हो जाएंगे तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो स्टोन कैसे काम आता है? अस्थिगत शल्य को लूज़ करके निकालने के काम आता है कौन? स्टोन। हैमर, हैमर भी सेम ही हो गया, हैमर, ठीक है। पाम, सोल, अब ये हमारे बॉडी के पार्ट है। पानी, पातल, अंगुली, जिह्वा, दंत, नख, मुख, बाल। अब हाथ और पैर से निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। उंगलियों से निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आँखों के अंदर कोई शल्य चला गया है, उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं जिह्वा। आँखों में अगर कोई शल्य चला गया, मैं नाखून लगाने की कोशिश करूँगी तो क्या होगा? आँखें डैमेज हो सकती है। तो उसके लिए आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आप जिह्वा से उसे निकाल सकते हैं, टंग से उसे निकाल सकते हैं। दंत काम करेंगे, वो भी आपको पता है। नेल्स कैसे काम करेगा, माउथ कैसे काम करेगा। अब हेयर्स, हेयर्स कैसे काम करेंगे? हेयर्स सुचरिंग का काम आ सकते हैं, हेयर्स सुचरिंग के लिए काम आ सकते हैं, इसीलिए हेयर्स। अब होता है अश्वकंटक। 17वां क्या है? अश्वकंटक। ये जो घोड़ा है, घोड़े के गले में ये जो हार्नेस बंधी हुई है ना, दैट इज अश्वकंटक, ठीक है। घोड़े के गले में जो ये हार्नेस बंधी हुई है, ये अश्वकंटक है। अभी काम कैसे करती है? पहले के ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें घोड़े रहते थे, ठीक है। अब किसी की अस्थि में कोई शल्य चला गया, मतलब बोन में जाके कोई बाण अटक गया, हमने उसे पत्थर से ढीला किया तो भी वो नहीं निकल रहा, वो तो अटका हुआ ही है। अब ऐसे में क्या करेंगे? जो घोड़ा है, ये एक व्यक्ति है, उसके यहाँ पे शल्य ये लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको निकालना है, कैसे भी नहीं निकल रहा है ये। तो एक डोरी लेंगे हम, जिसका एक हिस्सा बाण के पीछे बांध देंगे और दूसरा हिस्सा घोड़े के गले में यहाँ बांध देंगे। बांध दिया। उसके बाद घोड़े को जैसे डंडा मारेंगे तो घोड़ा कैसे करेगा? आगे वाले दो पैरों पे ऊपर की तरफ ऐसे उछलेगा। जैसे ही घोड़ा आगे वाले पैरों पे उछलेगा तो प्रेशर के साथ ये जो शल्य है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो अश्वकंटक कैसे काम कर रहा है वो भी क्लियर हो गया।
अब देखो फिर है शाखा। शाखा कैसे काम कर रही है? मान के चलो कोई लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, घोड़े सारे बिजी है, घोड़ा नहीं मिला, लेकिन हमें शल्य तो निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या करेंगे? ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, अब घोड़ा नहीं है बट उसके पास में एक पेड़ है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस पेड़ की एक जो सबसे सॉफ्ट शाखा होगी उसको खींचेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसके यहाँ पे एक मान देंगे डोरी, और दूसरी डोरी जो ये शल्य है, ये शल्य है, इसके ऊपर बांध देंगे, ठीक है। तो शल्य पे एक डोरी बंध गई, दूसरी डोरी किस पे बंधी? पेड़ की शाखा को नीचे खींच पे इस पे बांध दी। अब इस शाखा को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये प्रेशर के साथ शाखा क्या होगी? अपनी जगह पे जाएगी ऐसे। तो जैसे ही ये प्रेशर से अपनी जगह पे जाएगी, ये शल्य बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अश्वकंटक और शाखा कैसे काम आ रही है, क्लियर हो गया। फिर स्टीवन मतलब होता है थूक के, जो कफ हमारे गले में अटक गया उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्पीटिंग, मतलब थूक के बाहर निकालते हैं, हो गया। मूत्र वगैरह को कैसे? स्ट्रेनिंग, मल मूत्र अटक गया है तो उसको हम स्ट्रेनिंग के द्वारा बाहर निकालते हैं। हर्ष मतलब कोई हमें दुख है, कोई मानसिक पीड़ा है, उसके लिए हम किसी को हर्ष देके वो उसको दूर कर सकते हैं। अगर कोई बाण का जो आगे का लोहे वाला हिस्सा है वो टूट के अंदर फंस गया, या किसी भाले का टूट के फंस गया, लोहे का कोई भी पार्टिकल अंदर छूट गया, तो उसको सॉरी उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मैग्नेट। अगर कोई अम्ल की जगह अम्ल हो गया किसी पे तो उसके लिए क्षार, अग्नि और भेषज। क्लियर? तो ये जो आपके 25 उपयंत्र हैं वो शस्त्र नहीं है, यंत्र नहीं है। यंत्र ना होने के बाद भी वो हमें इजी कर रहे हैं हमारे प्रोसेस को, तो ये उसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? उपयंत्र बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? शल्य क्या होता है, यंत्र क्या। अब जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ वो आप इसको पॉज कर करके रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज शल्य, व्हाट इज यंत्र, शल्य तंत्र की परिभाषा, यंत्र कितने टाइप का होता है, यंत्र के प्रकार क्या हैं, यंत्र की संख्या क्या है। फिर स्वस्तिक यंत्र कितने संख्या है, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका की संख्या कितनी कितनी है, स्वस्तिक, संदंश और ताल का प्रमाण क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वस्तिक यंत्र क्या काम करता है, संदंश क्या करता है, नाड़ी क्या करता है, ताल क्या करता है, शलाका क्या करता है, और उपयंत्र क्या करता है। जैसे स्वस्तिक अस्थिगत शल्य निकालने के काम करेगा, अगर सरफेस पे है तो पशुमुख करेंगे, और अगर गूढ़ार्थ नीचे कहीं जाके फंस गया है तो पक्षीमुख करेगा। प्रधान तम यंत्र की बात करूँ तो हस्त है, और प्रधान यंत्र की बात करूँ तो कंकुमुख है। प्रधान तम की बात करूँ तो क्या है? हस्त है, और प्रधान यंत्र की बात करूँ तो क्या है? कंकुमुख है। क्यों? क्योंकि ये गूढ़ार्थ शल्य निकालने के काम आता है, ठीक है। इस तरीके से इस टॉपिक को हम पूरा रिवाइज करेंगे। फिर नाड़ी की संख्या हम याद करेंगे, 20 होती है बट 12 प्रकार के होते हैं। फिर कौन कौन सी नाड़ी होती है, जैसे भगंदरण है, याशो यंत्र है। अगर आपको श्लोक याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद वैसे करो जैसे बताया गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब याद करेंगे यंत्र के गुण। मैं पर्सनली कहती हूँ कि ये एक श्लोक याद करना चाहिए। एक श्लोक हमने पहले याद किया था, कौन सा? शल्य की परिभाषा। वो आपको इम्पॉर्टेंट है। आपको जब प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं आ रहा है तो लास्ट में एग्जामिनर एक ही बोलेगा कि भाई शल्य की परिभाषा सुना दे और जा। तो शल्य की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अब यंत्र के गुण हमें इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि फिर आगे हमें शस्त्र के गुण भी पढ़ने हैं। अगर यंत्र के गुण याद होंगे तो हम शस्त्र के गुण को अगर डायरेक्ट भी पढ़ लेंगे तो उनमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो संहितानि यंत्राणि खरसलक्ष्ण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्राहाणि च कार्य। बहुत इजी सा श्लोक है, आप 5 बार दिन में बोलो, ये याद हो जाएगा। अब समाहितानि मतलब क्या है? समहितानि मतलब ऐसा यंत्र जो ना तो ज़्यादा मोटा है, ना ज़्यादा लंबा है, ना ज़्यादा छोटा है, ऐसा यंत्र जो समहित है, ठीक है। दूसरा है खरमुख। जो यंत्र है वो खरमुख होने चाहिए। अगर ऐसा यंत्र बना दिया जाए सीजर की तरह शार्प, तो वो यंत्र थोड़ी ना रहेगा, फिर जैसे ही आप उससे टिश्यू होल्डिंग करेंगे टिश्यू को ट्रॉमा कर देगा। तो यंत्र कैसे होने चाहिए? हमेशा खर होने चाहिए, शार्प नहीं होने चाहिए। अगला है सलक्ष्ण मुख।
जो इनका जो मुख है वो सॉफ्ट स्मूथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो स्मूथ है एकदम मुख, ऐसे मैं ऐसे टिश्यू पकड़ने की कोशिश भी करूँगी तो ये अंदर कोई ट्रॉमा नहीं देगा क्योंकि ये स्मूथ है। तो कैसे होने चाहिए? सलक्ष्ण मतलब स्मूथ होने चाहिए, सुदृढ़ होने चाहिए, अच्छे मटेरियल से बने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ओटी कर रहे हैं, बीच ओटी में हमारा यंत्र ही टूट गया है। तो सुदृढ़ अच्छे मटेरियल से बने होने चाहिए। पहले के ज़माने में जो यंत्र थे वो लोहे से बने हुए होते थे, बट आज के ज़माने में हम लोग स्टेनलेस स्टील के यूज़ करते हैं बिकॉज उनमें जंग नहीं लगती है, रस्ट फ्री होते हैं। अगला है सुरूप। सुरूप मतलब जिसकी लुकिंग बहुत अच्छी है। लुकिंग अच्छी से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई गोरा सुंदर अच्छा सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, नॉट दिस। सुरूप का मेरा मतलब है ऐसा रूप जिसको देख के हमें डर ना लगे, जिसको देख के हमें, अब अगर सिंपल सी बात है, अगर ये वाली चीज़ मेरे पास रखी जाए तो शायद इससे पेशेंट नहीं डरेगा, लेकिन इसी का इस ये बहुत ज़्यादा मोटा होता, बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो उससे क्या होता, देख के पेशेंट डर जाता। इसीलिए वो कैसा होना चाहिए? सुरूप होना चाहिए जो किसी को डराए ना। ठीक है। सुग्राहणी। सुग्राहणी मतलब उसकी जो होल्डिंग्स है, ये जो मैं होल्डिंग कर रही हूँ, ये होल्डिंग जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इतना ज़्यादा लंबा है कि मैं उसे यहाँ से होल्ड कर रही हूँ और फिर मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या मतलब है ऐसे यंत्र का जिससे हम काम नहीं कर सकते इजीली। तो इसीलिए वो कैसा होना चाहिए? सुग्राहणी होना चाहिए, उसकी होल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक जो सरफेस है वो छोटा है, एक बड़ा है, एक नीचे बना दिया, एक ऊपर बना दिया, तो अगर ये ऐसे भी बनाते तो मैं कैसे होल्ड करती। इसीलिए सुग्राहणी का मतलब है उसकी जो होल्डिंग्स है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये 6 क्या है यंत्र के गुण हैं। पहला है समाहितानी, दूसरा है खर, तीसरा है सलक्ष्ण मुख, चौथा है सुदृढ़, पांचवा है सुरूप और छठा है सुग्राहणी। क्लियर? चलो अब है यंत्र के दोष। यंत्र के 12 दोष होते हैं। यंत्र के कितने दोष होते हैं? 12 दोष होते हैं। जिनको ये श्लोक याद होता है बहुत अच्छी बात है, श्लोक याद कर लो। जिनको नहीं होता है उनके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, देखो। सबसे पहले हम अति अति वाले याद करेंगे। अति वाले हैं 4: अति स्थूल, अति दीर्घ, अति ह्रस्व और अति उन्नत। अति वाले कितने पढ़ लिए हमने? 4। अब हम देखेंगे मृदु वाले 3: मृदुकील, मृदुमुख और मृदुपाश। 4 और 3 7 याद हो गए हमें, 7 याद हो गए। अब हमें कितने याद करने हैं? 5। अब हम याद करेंगे ए वाले: ऐसार, अग्राही और विषमग्राही। अब ऐसे ऐसार और अग्राही हो गया और ग्राही के साथ ही विषमग्राही याद हो जाएगा, अग्राही और विषमग्राही। अब 2 बचते हैं, वो हम याद कर लेंगे। वो कौन से हैं? वक्र और शिथिल। ठीक है। अब 12 नाम या तो श्लोक याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रखता तो दूसरा तरीका यह है, अति अति वाले 4 हैं, मृदु वाले 3 है, 7 नाम याद हो गए। उसके बाद अ वाले बोल दो, ऐसार और अग्राही, अग्राही के साथ ही विषमग्राही याद आ जाएगा। लास्ट में बचे वक्र और शिथिल। ठीक है। तो ये 12 नाम हमें याद हो गए। अब उसका मतलब क्या है? सब लिखा हुआ है, देखो। अति स्थूल मतलब जो ज़्यादा मोटा ना हो। एसआर मतलब ऐसा इम्प्योर मटेरियल ना हो, ऐसा इम्प्योर मेटल ना हो जो टूट जाए, दैट इज एसआर। फिर अति दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, अति ह्रस्व मतलब बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। अग्राही मतलब उसकी ग्रिप खराब हो, खराब ग्रिप वाला क्या हो जाएगा? अग्राही। विषमग्राही मतलब इर्रेगुलर ग्रिप है, एक तरफ का जो रिंग है वो छोटा है, दूसरी तरफ का फिंगर रिंग बड़ा है, या एक तरफ का फिंगर रिंग यहाँ है, दूसरा फिंगर रिंग यहाँ पे दे दिया, तो ये सब क्या है? विषमग्राही है, इर्रेगुलर ग्रिप्स हैं। ठीक है। वक्र मतलब सिमेट्रिकल, एसिमेट्री हो, कहीं से छोटा हो कहीं से बड़ा हो, कर्व हो, तो एसिमेट्री अगर है तो वो हो जाएगी वक्र। फिर अगला है शिथिल। शिथिल मतलब लूज। मान के चलो मैंने यहाँ यंत्र से होल्डिंग कर ली, ये यहाँ से लूज पड़ा हुआ है और यहाँ से जो टिश्यूज थे वो स्लिप हो गए, तो ये जो है वो कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर ये लूज हुई तो ये क्या है? यंत्र का दोष है। तो शिथिल होना क्या होगा? यंत्र का दोष हो गया। अति उन्नत मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड ना हो, ये हो गया अति उन्नत। मृदुकील, मृदुमुख और मृदुपाश, जिसके जॉइंट्स ढीले हैं, डेट इज मृदुकील। हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी तो हमने क्या बताया था? ये कील है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है वो क्या है? कील। अगर मृदु हो गई कील
तो क्या हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा और ये ऐसे ऐसे गिरता रहेगा हमेशा, ऐसे 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 गिरता रहेगा। हम इसे ऐसे खोल के देखेंगे, फिर ये ऐसे गिर जाएगा, हम ऐसे खोलेंगे ऐसे गिर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मृदु की। मृदु मुख है जिसके एंड्स लूज हो, जो एंड्स हैं ये वाले, ये जो एंड्स हैं ये लूज हो जाए, डेट इज मृदुमुख और मृदु। अब नेक्स्ट है यंत्र के कर्म। अब यंत्र के कर्म याद करने के लिए जिनको ये श्लोक याद होता है वो बहुत अच्छी बात है, ये श्लोक याद करें, ठीक है। जिनको श्लोक याद नहीं होता है तो जिस तरीके से हमने पहले याद किया था, अति वाले 4, मृदु वाले 3, अ वाले 2, असारैग राइट, फिर विषम रहे, इसी तरीके से हम याद करेंगे। तो वी से है इसमें 7, वो कौन कौन से हैं देखो, बंधन पहला, व्यूहन दूसरा, वर्तन तीसरा, विवर्तन चौथा, फिर विवरण पांचवा, फिर विकर्षण छठा और विनमन सातवां। ये 7 देखो, बंधन, व्यूहन, वर्तन, विवर्तन, विवरण, विकर्षण और विनमन, ये जो 7 हैं ये हो गए वी से। अब हम देखेंगे पी से। पी से है 5, पूरण, पीड़न, प्रमार्जन, प्रधमन और प्रक्षालन। ये 5 किससे हैं, पी से। कौन कौन से हैं देखेंगे, पूरण, पीड़न, प्रक्षालन, प्रधमन और प्रमार्जन। ये 5 किससे हो गए, पी से हो गए। अब ए से हैं 4, आहरण, आंछन, आचूषण, आचूषण और ऐषण। ये चारों हैं ए से, ठीक है। उसके बाद यू से हैं 2, उन्नमन और उन्मंथन। यू से कितने हैं, 2, उन्नमन और उन्नमन। मुझे भी इसी से याद है, मुझे भी ये श्लोक याद नहीं है, मुझे भी इसी तरीके से याद है इसलिए। फिर भी से है भंजन, सी से है चालन, डी से है दारण, एम से है मार्ग विशोधन, एम से है मार्ग विशोधन, एन से है निर्घातन और आर से है रुजुकरण, ठीक है। ये हो गए पूरे के पूरे चॉइस नाम, ठीक है। अब एक बार मैं आपको वो भी मार्क करके दिखा देती हूँ श्लोक में। पी से हो गए, वी से हो गए 7 मार्क हो गए हमारे, पी से हो गए 5 मार्क हो गए हमारे, ए से 4 हैं यहाँ पे, आहरण, आंछन, आचूषण और ऐषण, 4 हो गए। फिर उसके बाद यू से है 2, उन्नमन, यू से हैं 2, उन्नमन और उन्मंथन हो गए। फिर ये जो हैं हमारे भंजन, चालन, दारण, ऋजुकरण, निर्घातन और मार्ग विशोधन, ठीक है। जिनको श्लोक याद रहता है बहुत अच्छी बात है, श्लोक याद रखो। जिनको श्लोक याद नहीं रहता है वो ऐसे याद रखेंगे, V7, P5, A4, U2, BCD, MNR। ये हम याद रखेंगे किसके लिए, यंत्र के कर्म के लिए,
क्लियर। तो यहाँ से यंत्र के नाम हमें याद हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो, ठीक है। निर्घातन का मतलब होता है मोबिलाइजिंग देन एक्सट्रैक्टिंग। मतलब यहाँ पे कोई फांस फंसी हुई है, मैंने उसे ऐसे हिलाया और फिर निकाल लिया, तो उसमें मोबिलाइज किया और फिर निकाल लिया। मोबिलाइजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सेम टीथ्स के लिए, टीथ को निकालना है तो पहले उसे मोबिलाइज किया फिर निकाल लिया, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई निर्घातन। उसके बाद है पूरण, जो हम कर्ण पूरण करते हैं, आँख में तर्पण करते हैं, जिसके लिए हम घी डालते हैं, वो सारा क्या हो गया, पूरण। बंधन आपको पता है, जो हम बैंडेजिंग करते हैं। व्यूहन मैंने अभी बताया। सर्पफण क्या करता है, व्यूहन, और सर्पफण मतलब होता है रिट्रैक्टर्स, तो मतलब इसका काम है रिट्रैक्शन। व्यूहन मतलब दूर दूर करना, तो व्यूहन मतलब हो गया रिट्रैक्शन। वर्तन मतलब होता है घुमाना, रोलिंग। चालन का मतलब होता है कैसे भी, स्लाइड करो, मूव करो, इधर से उधर ले जाओ, शिफ्ट करो, जो भी में एक जगह से दूसरी जगह जो भी ले जा रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, वो सारे चालन। विवर्तन मतलब होता है रोटेटिंग, एक ही जगह पे रोटेट कर रहे हैं, दैट इज रोटेटिंग। फिर है विवरण। विवरण मतलब फैलाना, जैसे आई की सर्जरी से पहले वो डायलेटर्स डालते हैं, प्यूपिल डायलेटर्स। अगर मुझे एनल में कुछ भी काम करना है तो मैं सबसे पहले एनल डायलेट करूँगी, तो विवरण मतलब डायलेशन। पीड़न मतलब स्क्वीजिंग, अगर यहाँ एप्सिस है, ये टूट गया है, अंदर मुझे कुछ भी निकालना है तो मैं ऐसे क्या करूँगी, उसको पीड़न कर करके, स्क्वीज कर करके, जो भी अंदर पास कलेक्शन है उसको बाहर निकालूंगी, डैट इज पीड़न। मार्ग विशोधन मतलब क्लियरिंग द पैसेज, जो भी मार्ग है उसको साफ करना, जैसे फिस्टुला है, साइनस ट्रैक्ट है, उसमें जो मार्ग है, उसमें जो ट्रैक्ट है, उसको क्लीन करना इस मार्ग विशोधन। फिर है विकर्षण। विकर्षण मतलब हो गया स्प्लिटिंग देन पुलिंग। विकर्षण का सिंपल मतलब क्या है, कुछ भी चीज़ निकालना है, पहले उस जगह को हमें फैलाना पड़ेगा, फिर उसको खींच के बाहर निकालना है, तो स्प्लिटिंग देन पुलिंग इज कॉल्ड विकर्षण। आहरण मतलब डायरेक्ट खींच लेना, जैसे दांत का निकालना है, दांत को खींच लिया, डेट इज आहरण, ठीक है, आहरण। आंछन, जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्चर, ठीक है, भग्न, तो भग्न की चिकित्सा में बताते हैं आंछन, पीड़न, संक्षेप और बंधन, ये 4 चीज़ें बताते हैं भग्न की चिकित्सा में। तो यहीं से आया है आंछन। अब जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया, मान के चलो मेरा ये एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेट होने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या हो गया, तो डिसलोकेट होकर पोस्टीरियर चला जाएगा या नीचे की तरफ आ जाएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ से पकड़ के इसको ट्रैक्शन दूंगी। जो ये ट्रैक्शन दे के उसको बाहर लाने का जो तरीका है, जो ये ट्रैक्शन हम दे रहे हैं, डैट इज आंछन। जो हम ट्रैक्शन दे रहे हैं, जो एक्सटेंशन कर रहे हैं, जो ट्रैक्शन की जो विधि है, उसे हम बोलते हैं आयुर्वेद में आंछन। तो अब आंछन पीड़न संक्षेप बंधन समझे, तो आंछन मतलब खींचना, फिर पीड़न करके हम देखते हैं कि जो जॉइंट है, जो यहाँ बोन है रेडियस वाली या अल्ना वाली, जो भी डिसलोकेट हुई है, वो नीचे आई या नहीं आई, तो हमने पीड़न करके चेक किया, अगर वो आ गई है तो वापस हम यहाँ से जो हमने ट्रैक्शन करके रखा हुआ था उसे हम छोड़ देंगे, तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, डैट इज संक्षेप। जहाँ से बोन वापस अपनी जगह आई, वो क्या हो गया, संक्षेप। और उसके बाद हम जो पीओपी कास्टिंग करते हैं वो कर देंगे, वो हो गया बंधन। तो आंछन, पीड़न, संक्षेप एंड बंधन, ये जब मैं फ्रैक्चर बताऊंगी तो बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी कैसे करना है, डिसलोकेशन को कैसे वापस ठीक करते हैं, शोल्डर हो चाहे हिप डिसलोकेशन हो चाहे एल्बो, वो क्लियरली हम बात करेंगे। उस टाइम हमारे पास वॉलंटियर्स भी होंगे तो हम उनके ऊपर परफॉर्म करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आंछन का मतलब समझ में आ गया, ट्रैक्शन। चलो, उन्नमन का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठाना, और विनमन का मतलब होता है नीचे की तरफ दबाना। उन्नमन और विनमन दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए। भंजन का मतलब होता है तोड़ना, तो ब्रेक करना, बैंड करना, ये जो भी प्रोसेस है, डैट इज भंजन। उन्मंथन का मतलब होता है चर्निंग। चर्निंग मतलब मथना, जैसे हम लोग मक्खन निकालने के लिए मथते हैं ना दही को, वैसे ये वो जो प्रोसेस होता है, डैट इज उन्मंथन या चर्निंग। आचूषण मतलब सक्शन करके किसी चीज़ को बाहर निकालना। एषण मतलब प्रोबिंग। दारण मतलब फाड़ना। जैसे सिंपल से एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आयुर्वेद में हम लोग जब व्रण शोथ पढ़ते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि आमावस्था, पच्यमानावस्था और पक्वावस्था 3 अवस्था होती है। हम बात करते हैं कि
अगर पक्वावस्था या आमावस्था में कोई है तो हम उस पर क्या कराते हैं, दशांग लेप लगाते हैं, जिसकी वजह से वो फट जाता है। तो जो वो फट के पास बाहर आने लगा है, तो जो फटा है वो जो क्रिया होती है वो होती है दारण। किसी भी औषधि के लेप से किसी भी चीज़ का फटना या ब्रस्ट होना, उसे हम बोलते हैं दारण। ठीक है, अपने आप फटेगा उसे भी दारण बोलेंगे, औषधि के लेप से फटेगा उसे भी दारण बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने इंसीजन करके किसी को किया है तो वो हो जाता है भेदन। ठीक है, चलो। ऋजुकरण मतलब किसी को सीधा करना, प्रक्षालन मतलब धोना, साफ करना, डेट इज प्रक्षालन। प्रधमन मतलब एयर से ब्लोइंग करना, इनसफिशिएंसी ऑफ एयर होने पर देना, ठीक है वो। और प्रमार्जन का मतलब होता है क्लीनिंग, मोपिंग। ठीक है, आँखों में प्रक्षालन करेंगे और वुंड का प्रमार्जन करेंगे, दोनों चीज़ें समझ में आ रही है। आँखों में अगर कुछ भी चीज़ गई है तो उसका प्रक्षालन करेंगे, लेकिन अगर मुझे वुंड की क्लीनिंग करनी है, डैट इज़ प्रमार्जन। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं 24 कर्म। यहाँ आपका समाप्त होता है यंत्र। अब आपको यंत्र में बेसिकली, अगर हम इसे शॉर्ट में मैं एक बार आपको बात करूँ तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए यंत्र के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शल्य क्या है, फिर शल्य तंत्र की परिभाषा क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए यंत्र क्या है, जिसमें वो श्लोक जो हमने शरीर मने शरीबाज प्राणी शल्यानी तेषाम आहारण उपाय यंत्राणी, वो यहाँ आएगा। फिर उसके बाद यंत्र की संख्या 101, यंत्र के प्रकार जो हमने 6 पढ़े हैं वो, उसके बाद 6 कौन से पढ़े हैं वो आपको पता होना चाहिए, संदिग्ध संदर्श ताल नाड़ी शलाका उपयंत्र। वो कौन कौन से हैं, स्वस्तिक 24 हैं, संदर्श 2 हैं, ताल 2 हैं, शलाका 28 है, नाड़ी 20 है और उपयंत्र 25 है। अच्छा, मैंने एक ऊपर नीचे कर दिया, उससे आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, उससे वापस। नाड़ी 20 है और शलाका 28 है। वैसे तो ये आपको सीक्वेंस में याद नहीं होने की बजाय नाम से याद होने चाहिए, तो चाहे मैं शलाका 28 ऊपर लिख दूँ या नाड़ी 20 नीचे रख दूँ, उससे कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर इनके प्रमाण याद होने चाहिए, स्वस्तिक 18 अंगुल होता है, संदंड 16 अंगुल होता है और ताल 12 अंगुल होता है। कौन सा कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाड़ी की संख्या 20 है, बट प्रकार इसके भी 12 हैं। शलाका की संख्या 28 है, बट प्रकार इसके भी 12 हैं। इनके क्या क्या नाम हैं वो सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उपयंत्र 25 हैं, वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब उसके अलावा हमें क्या याद रखना है, उसके अलावा हमें पता होना चाहिए यंत्र के गुण क्या हैं, 6 हैं, और क्या हैं उसके दोष हैं 12, और उसके कर्म कितने हैं 24, जो हमने बहुत अच्छे से याद रखे, जिसमें हमें यंत्र के गुण का श्लोक याद होना चाहिए। संविधानी यंत्राणी खरसलक्ष्ण मुखानी च सुदृढ़ानी सुरूपाणी सुग्राहाणी च कार्य, ये हमें श्लोक ही याद होना चाहिए। इसके दोष जो 12 हैं, अगर श्लोक याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज याद रखो अति वाले 4 है, मृदु वाले 3 है, ए वाले 2 हैं, ऐसार और एग्राही, एग्राही के साथ विषमग्राही याद आ जाएगा, उसके बाद वक्र और शिथिल। इस तरीके से दोष 12 है। उसी तरीके से कर्म हमें चॉइस याद होने चाहिए, वी से 7 थे, पी से 5 थे, ए से 4 थे, यू से 2 थे, फिर बी सी डी एम एन आर। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके सारे ये याद होने चाहिए।